जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने होता है। दोस्तों आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है आपके सिलेबस में, लेकिन दोस्तों अब आपको इतना कम समय में आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है। दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो अपने सिलेबस के आधारित पर पढ़ते हैं और जो उनके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ को पढ़ते हैं, वही एग्जाम हॉल में अच्छे कर पाते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो बनाया गया ये सिर्फ आपका रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया। इसमें दोस्तों ये जो पिछले बार जो दोस्तों मॉडल सेट 5 जारी किया गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया, ठीक है। इस बार दोस्तों जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया। दोस्तों पिछली बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया, ठीक है। और दोस्तों ये जो कोडरमा के द्वारा जो जारी किया गया मोटर सेट उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया गया। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपका ये जो बोर्ड एग्जाम होगा 28 तारीख को जो बोर्ड एग्जाम होने वाला दोस्तों उसमें जो 35 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा और जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है तो लगने लगता पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया और इधर उधर से पूछते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। दोस्तों इसलिए आपको ऐसी गलती नहीं करना है, खुद पे विश्वास रखना है और अपने आप खुद से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका एक भी बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट करवाएगा, ठीक है। आपको दोस्तों देखना कि इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको याद है या फिर नहीं याद है। दोस्तों याद नहीं है तो कोई भी बात नहीं, आपको एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ लेना, ठीक है। क्या बोला दोस्तों कि मानव भूगोल के जनक कौन है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये जो मानव भूगोल है इनके जनक कौन है। दोस्तों मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेजेल को जो दोस्तों मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों ये जो फ्रेडरिक रेजेल है ये कहाँ के भूगोल वेता था, तो ये जो फ्रेडरिक रेजेल है वो जर्मन के भूगोल वेता ठीक है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेजेल किस देश के निवासी थे, तो जर्मन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है। दोस्तों ये जो कथन दिया गया कि मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये जो कथन कौन सा भूगोलवेता के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये जो कथन है वो फ्रेडरिक रेजेल के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर फ्रेडरिक रेजेल। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रेडरिक रेजेल है वो जर्मन के भूगोलवेता ठीक है थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि फ्रेडरिक रेजेल किस देश के निवासी थे। यानी दोस्तों ये जो फ्रेडरिक रेजेल है वो कौन से देश से आए थे, कौन से देश से के निवासी थे। तो दोस्तों फ्रेडरिक रेजेल मैंने आपको बताया है पहले ही क्वेश्चन में कि ये जर्मन के एक महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे ये सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी इनमें से कौन सा दोस्तों जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं। तो दोस्तों ये जो यात्रियों के विवरण इससे भी हमें कई जानकारी प्राप्त होती, प्राचीन मानचित्र से भी जानकारी प्राप्त होती, प्राचीन महाकाव्य से भी जानकारी प्राप्त होती, बट ये जो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने इनसे हमें कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। ना आपको बताएं इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों ये जो सांस्कृतिक भूगोल है वो भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है, चिकित्सा भूगोल भी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है और ऐतिहासिक भूगोल दोस्तों सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। बट ये जो कृषि भूगोल है ये सामाजिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कृषि भूगोल। दोस्तों ये कृषि भूगोल है वो कौन सा भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ये जो कृषि भूगोल है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि भूगोल कौन सा भूगोल के अंतर्गत आता है, तो आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या दोस्तों वो चीन का है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा चीन। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइए, ठीक है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है इसका स्थान केवल स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है वो सेकेंड स्थान पे है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरी बात है तीसरा स्थान पे कौन सा देश है, तो तीसरा स्थान पे अमेरिका है, ठीक है। चौथा स्थान पे इंडोनेशिया, पांचवें में ब्राजील और छठा स्थान पे पाकिस्तान है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे घुमा के पूछा जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों वो रूस है, ठीक है। और बात करें हमारा भारत जो है वो केवां स्थान पे आता है। तो भारत जो देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश मानसून एशियाई के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा जो देश है दोस्तों वो मानसून एशियाई के अंतर्गत आता है वो आपको बताना। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। जी तो इंडोनेशिया जो देश है वो मानसून एशियाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या 8 में दिया गया दोस्तों कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है। दोस्तों विश्व के जो 90% जनसंख्या है वो मात्र कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है वो आपको बताना। दोस्तों विश्व का जो 100% में ये जो 90% जनसंख्या दोस्तों वो मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 10%। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के कि विश्व का जो 10% जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है। तो विश्व का जो 10% जनसंख्या दोस्तों वो 90% भूभाग पर निवास करती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया उल्टा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पुल फैक्टर है, आपको निम्न में से कौन सा जो दोस्तों वो पुल फैक्टर है। तो ये जो रोजगार के अवसर है ये पुल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर रोजगार के अवसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि निम्न में से कौन जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है। दोस्तों ये जननांकीय संक्रमण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो इनमें से कौन सा प्रथम अवस्था की एक विशेषता है दोस्तों। तो प्रथम अवस्था में जो जनसंख्या था वो जन्म दर वो मृत्यु दर दोनों उच्च था। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये होगा जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च था। ठीक है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो लाटविया देश का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर लाटविया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है दोस्तों वो यूएई है। ठीक है, यानी संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों यहाँ पे लिंगानुपात कम होने का जो मुख्य कारण है वो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का प्रवास होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जो कि काफी आसान क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। आपको सोचना चाहिए दोस्तों कार्यशील जनसंख्या के अंदर मुख्य रूप से कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा 15 से 59। दोस्तों ये जो 0 से 14 है इसमें मुख्य रूप से बाल आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं, और ये 60 से प्लस है दोस्तों इसमें से जो वृद्ध आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है। दोस्तों ये ग्रामीण जनसंख्या है वो ये कौन सी क्रियाकलाप सबसे अधिक करते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं वो कृषि कार्य अन्य कृषि कार्य के अंतर्गत संलग्न होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा कृषि कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। दोस्तों भारत में कोई भी शहर है उसको कब कहा जाएगा तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 5000 से अधिक होगा तभी वह शहर के अंतर्गत कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा 5000 से अधिक। दोस्तों यदि बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कितनी % जनसंख्या जो दोस्तों वो शहर कहलाने के लिए कितना जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। तो 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व होगा दोस्तों तभी वह शहर के अंतर्गत आएगा। और वहाँ की जो जनसंख्या है वो 75% से जनसंख्या अधिक जो है वो गैर कृषि कार्य में क्रियाकलाप में कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, 275% अधिक जो जनसंख्या है वो द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलाप में कार्यरत होंगे तभी वह शहर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ये जो मानव विकास सूचकांक है इसका जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया दोस्तों तो 1990 ईस्वी में। ठीक है, ये जो डॉक्टर महबूब उल हक थे ये कहाँ के निवासी थे तो ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे तो पाकिस्तान में। कब इन्होंने दोस्तों किया था तो 1990 ईस्वी में किया था। ठीक है, और दोस्तों ये जो अमर सेन है वो भारत के निवासी थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में मानव विकास सूचकांक का प्रतिवेदन किसने किया तो अमर सेन, डॉक्टर अमर सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवन प्रत्याशा क्या है। दोस्तों ये जो जीवन प्रत्याशा है ये क्या है तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन दोस्तों जीवन प्रत्याशा का मुख्य आधार होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया दोस्तों कि विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है। दोस्तों विषुवत रेखीय प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से कौन से क्रिया किया जाता है वो आपको बताना। दोस्तों विषुवत रेखीय जितने भी प्रदेश है वहाँ पे मुख्य रूप से कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा कृषि। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है। इनमें से कौन सा घास स्थल जो है वो अफ्रीका देश में स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों अफ्रीका की बात करें तो वेल्ड जो दोस्तों वो अफ्रीका देश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे पहले से टिक किया दोस्तों उस पर आपको ध्यान नहीं देना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विख्यात है। दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है वो कौन सा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो भेड़ का पालन सबसे अधिक करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर भेड़। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किस भाग में झूम कृषि किया जाता है। दोस्तों भारत के किस भाग में झूम कृषि सबसे अधिक किया जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत जो दोस्तों वहाँ पे सबसे अधिक झूम कृषि की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर उत्तर पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न से कौन सी फसल उगाई जाती है। दोस्तों इनमें से कौन सा फसल है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। तो ये जो दोस्तों चाय है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चाय। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा फल को सुखाकर जो है वो मुनका और किशमिश बनाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों अंगूर को सुखाकर जो है वो मुनका बनाया जाता है। ठीक है, मुनका और किशमिश बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अंगूर।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है। दोस्तों ये अंगूर की कृषि है वो कौन सी कृषि के अंतर्गत आता है, तो अंगूर की कृषि दोस्तों वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर भूमध्य सागर पर। दोस्तों जितने भी खट्टे फलों का जो उत्पादन दोस्तों वो हमेशा भूमध्य सागर के किनारे किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश का आयु लिंक पिरामिड किस आकृति का है। दोस्तों ये जो बांग्लादेश है इसका आयु लिंक पिरामिड जो है वो कौन सा आकृति का है वो आपको बताना। दोस्तों बांग्लादेश का जो आयु लिंक पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, त्रिभुजाकार। दोस्तों जिस देश का आयु लिंक पिरामिड जो है वो त्रिभुजाकार है वो हमेशा उच्च जन्म दर को दर्शाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिभुजा लिंगानुपात किस दर को दर्शाता है, तो उच्च जन्म दर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। इनमें से कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो एशिया जो दोस्तों वो सबसे बड़ा महाद्वीपों में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन उद्योग को प्रभावित करने वाला एक भौतिक कारक है। आप बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा उद्योग को प्रभावित करने एक भौतिक कारक के अंतर्गत आता है। तो जलवायु भी दोस्तों उद्योग को काफी ज्यादा मायने रखता है प्रभावित करने में, कच्चा माल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी ये सभी दोस्तों ये उद्योग को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या होता है। दोस्तों ये सूती वस्त्र उद्योग है इसका कच्चा माल क्या होता है, तो कपास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी सूती उद्योग के लिए कपास की काफी आवश्यकता होती है तभी तो किसी भी कपड़ा का उत्पादन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिकागो कहाँ स्थित है। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ये जो शिकागो शहर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर यूएसए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लो इस्पात केंद्र यूक्रेन में स्थित है ना। दोस्तों इनमें से कौन सा जो लो इस्पात केंद्र है वो यूक्रेन में स्थित है वो आपको बताना है। दोस्तों ये जो क्रोवोई है दोस्तों वो यूक्रेन देश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर क्रोवोई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है। दोस्तों ये जो रूर क्षेत्र है वो कोयला उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो जर्मनी जो दोस्तों उसे रूर क्षेत्र भी कहा जाता है, रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो जर्मनी है वो रूर प्रदेश के लिए जाना जाता है। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो रूर प्रदेश है वो किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का जो रूर प्रदेश है वो झारखंड को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये जो यूनानी शब्द है इसका ये जो मेगापोलिस है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो विशाल नगर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा विशाल नगर। अगला क्वेश्चन दिया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी या नहर के किनारे होता है। दोस्तों कौन सा प्रकार की जो बस्ती है वो सड़क या फिर नदी के किनारे होता है, तो रेखीय प्रतिरूप, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर रेखीय प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि संघर्ष शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों ये जो संघर्ष शब्दावली है इसका प्रयोग सबसे पहली बार दोस्तों किसके द्वारा किया, तो पैट्रिक गैडिज के द्वारा पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि नैनीताल किस प्रकार का नगर है। दोस्तों ये जो नैनीताल है वो एक पर्यटन नगर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी पर्यटन नगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें कि किस महाद्वीप में जो है वो सबसे कम मिलियन सिटी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट सही इस आंसर इस क्वेश्चन तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस बार जो जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जो कोडरमा जिला के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग टोटल क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप कितने दोस्तों लास्ट तक कितने स्टूडेंट देखे इस वीडियो को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो आपका 28 तारीख को है, इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह मानव भूगोल या परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी। आपको बताना दोस्तों ये जो कथन है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये जो कथन दिया गया था वो फ्रेडरिक रेजेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर फ्रेडरिक रेजेल। दोस्तों ये जो फ्रेडरिक रेजेल है ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो दोस्तों फ्रेडरिक रेजेल जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा था कि जो फ्रेडरिक रेजेल है इन्हें नियतिवाद का जनक भी कहा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नियतिवाद का जनक किससे कहा था, फ्रेडरिक रेजेल। मानव भूगोल का जनक जो दोस्तों वो फ्रेडरिक रेजेल को ही कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है, यानी आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो मानव भूगोल का शाखा नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ये जनसंख्या भूगोल। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मानव भूगोल का शाखा नहीं। तो दोस्तों ये जो मृदा भूगोल है ये मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर मृदा भूगोल। बाकी ये जो दोस्तों जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया ना। दोस्तों ये जो ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेत्ता थे इनके द्वारा कौन सा संकल्पना, कौन सा विचारधारा को दिया गया था। तो दोस्तों ग्रिफिथ टेलर जो है वो अमेरिकी एक भूगोलवेत्ता, ठीक है, और इनके द्वारा दोस्तों नवनिश्चयवाद विचारधारा को दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर नवनिश्चयवाद। ये दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे, तो USA, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रिफिथ टेलर कहाँ के रहने वाले थे, तो USA। और दोस्तों ये नवनिश्चयवाद का जनक की बात करें तो नवनिश्चयवाद का जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। यानी आपको इनमें से कौन सा बताना है कि कौन सा कारण जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, भौतिक कारण आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जल की उपलब्धता दोस्तों वो भौतिक कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जनसंख्या वितरण को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। आने ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर, जल की उपलब्धता। बाकी दोस्तों ये जो खनिज है, नगरीकरण है और औद्योगिक जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सभी दोस्तों आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में अपकर्ष से पूछा जाता है और कई बार प्रतिकर्ष से पूछा जाता है। तो दोस्तों अपकर्ष और प्रतिकर्ष हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो मतलब कि कोई भी मतलब अच्छे संसाधनों को देखकर आते हैं, ठीक है, बेहतरीन संसाधनों को। और प्रतिकर्ष में दोस्तों मजबूरी में जो अपने घर छोड़ते हैं वे सभी लोग प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो ये सभी प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि प्रतिकर्ष कारक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिकूल जलवायु। दोस्तों प्रतिकूल यहाँ अनुकूल रहता था दोस्तों अपकर्ष का अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिकूल पूछा गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो प्रतिकूल है वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती वहाँ से लोग कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है वो किसके कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर दोस्तों वो जगह ऑप्शन ये WM थॉमसन, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी दोस्तों JJ थॉमसन रहता है, ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थॉमसन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। दोस्तों इनमें से कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है वो आपको बताना। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप। और ये बात करें दोस्तों एशिया महाद्वीप, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वो एशिया महाद्वीप का है। और विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पे विस्तृत होगा कि विस्तृत जो जनसंख्या होता है उसका पिरामिड जो होता है वो किस आकार का होता है वो आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर दोस्तों जो विस्तृत जनसंख्या जो पिरामिड होता है वो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। आने ऑप्शन बी राइट आंसर त्रिभुजाकार। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और आप 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग एकदम सच्चाई से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष के आकार का है। आपको इनमें से कौन सा देश का जो आयु लिंग पिरामिड है दोस्तों वो संकीर्ण और सुंडाकार के आकार का है वो आपको बताना है। दोस्तों 9 का जो राइट आंसर होगा जापान। जी दोस्तों जापान का जो आयु लिंग पिरामिड है वो संकीर्ण और सुंडाकार आकार का है, ठीक है। और ये जो नाइजीरिया दोस्तों नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों कार्य के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। तो दोस्तों बाल आयु वर्ग में दोस्तों 0 से 14 वर्ष के जितने भी लोग आते हैं वो बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों के बाद 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के अंतर्गत वर्ष तक जितने भी लोग आते हैं वो वयस्क आयु वर्ग या फिर कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन सी 15 से लेकर 59 वर्ष। और दोस्तों वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक जितने भी वर्ष वाले व्यक्ति होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बताएं जो ब्राजील में कॉफी के बागान है इन्हें कौन सा नाम से जाना जाता है, तो उन्हें फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फजेंडा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रहर कोयला। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। दोस्तों यहाँ पे होगा कि रूर कोयला क्षेत्र
कौन से देश में स्थित है। दोस्तों ये जो रूर कोयला क्षेत्र है वो कौन से देश में स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों ये रूर कोयला क्षेत्र है वो जर्मनी देश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, जर्मनी। यदि बात करें दोस्तों भारत का जो रूर प्रदेश है वो किससे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो रूर है वो झारखंड राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर कौन सा राज्य को कहा जाता है, तो झारखंड राज्य को। अगला 13 में क्या बोल रहा है कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कौन सा क्षेत्र को जो है वो संयुक्त राज्य जो अमेरिका उसे का जंग का कटोरा कहा जाता है वो आपको बताना है। दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग, ठीक है। दोस्तों ये जो पिट्सबर्ग है इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उनका जंग का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र आने दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अन्य ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसके शामिल होता है, तो कृषि और पशुपालन जो दोस्तों वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। द्वितीय क्रियाकलाप में दोस्तों विनिर्माण उद्योग को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्या बोल रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है। दोस्तों आपको पता है जो बिग इंच पाइपलाइन है इसमें कौन सा इनमें से पदार्थ का परिवहन होता है। दोस्तों बिग इंच जो पाइपलाइन है उसमें पेट्रोलियम का परिवहन होता है, ठीक है। यानी राइट आंसर होगा पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ था। दोस्तों ये विश्व व्यापार संगठन है इसकी जो मुख्यालय वो जेनेवा में स्थित है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य नहीं है। आपको इनमें से कौन सा जो देश है दोस्तों वो ओपेक का सदस्य नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर दो हो जाए दोस्तों वेनेजुएला, ठीक है। ये जो वेनेजुएला देश है दोस्तों ये ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों ये जो ओपेक क्या होता है, तो दोस्तों ओपेक जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन देश का एक संगठन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है। यानी आपको इनमें से कौन सा जो बस्ती है दोस्तों वो सड़क या नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कोई भी सड़क होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और जिस सीधी सड़क और नदी के किनारे जो बस्ती बसाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रेखीय या फिर रेखिक प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सी राइट में रेखीय। दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झील या फिर तालाब के किनारे जो मकानों को बसाया जाता है वो कौन से प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों वो वृत्ताकार प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों झील या जो तालाब होते हैं वो हमेशा गोल आकृति के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों आपको ये पता नहीं जो विश्व नगरी शब्द है इस शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जीन गॉटमेन के द्वारा दोस्तों विश्व नगरी प्रयोग का जो है शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। आन ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जीन गॉटमेन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो प्रेयरी घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी रात के बज रहा है 12:53 और मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है वो आपको बता दोस्तों 17.75% दोस्तों विश्व में जो है वो भारत में निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या, ठीक है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में यदि पहली जनगणना की बात करें तो पहली जो जनगणना हुई थी दोस्तों वो 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे बनता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। इनमें से कौन सा राज्य का लिंगानुपात जो दोस्तों वो सबसे कम है वो आपको बताना। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो सबसे कम है। और यदि बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य दोस्तों वो कौन सा है, तो केरल, ठीक है। और यदि बात करें दोस्तों भारत का औसत लिंगानुपात कितना है तो 943 महिला, ठीक है। लिंगानुपात कहने का मतलब क्या है दोस्तों, प्रति 1000 स्त्रियों पर महिलाओं की कुल जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपको 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें से सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक नगरीकरण वाला जो राज्य दोस्तों वो गोवा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है। तो आपको इनमें से कौन सा जो भाषा समूह है वो भारत में सबसे छोटा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो किरात है दोस्तों ये सबसे छोटा भाषा समूह है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर किरात। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि गांव से गांव में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है। दोस्तों ये जो गांव से गांव में प्रवास होता है महिलाओं का ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है वो आपको बताना। दोस्तों गांव से गांव जो महिलाओं का प्रवास होता है उनका मुख्य जो कारण है वो विवाह होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी महिला का जब शादी हो जाता है तो एक गाँव से दूसरे गाँव चले जाते हैं जो कि एक प्रमुख कारण है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव भूगोल सूचकांक का निर्माण किया, यानी आपको इनमें से कौन सा अर्थशास्त्री के द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो है वो निर्माण किया गया वो आपको बताना है। तो दोस्तों डॉक्टर महबूब उल हक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये दोस्तों, ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो डॉक्टर महबूब उल हक जो वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और दोस्तों जो प्रो अमर सेन है वो भारत से थे, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रो अमर सेन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर है। आपको ये मानव विकास सूचकांक दोस्तों यूएनडीपी जो है दोस्तों वो प्रत्येक वर्ष 189 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी करता है, ठीक है। उनमें से भारत में सबसे अधिक किसका स्कोर रहता है, तो भारत में सबसे अधिक देखा जाए तो केरल राज्य दोस्तों इसका मानव विकास सूचकांक जो वो सबसे अधिक रहता है, ठीक है। दोस्तों ये जो यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष जो ये जो जारी करता है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इसमें कौन सा बातों का ध्यान रखती है, तो साक्षरता दर, औसत आयु और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी जो दोस्तों प्रत्येक वर्ष दोस्तों एचडीआई रिपोर्ट जारी करती है और जिसमें 189 देश शामिल होते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो कौन सा देश का है, ठीक है, तो नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे रहता था दोस्तों, जो आपका नॉर्वे ऑप्शन मिलेगा नॉर्वे, लेकिन दोस्तों 2021 का जो रिपोर्ट आया उसमें दोस्तों स्विट्जरलैंड जो दोस्तों वो फर्स्ट रैंक पे आ गया, ठीक है। और जब बात करें हमारा भारत का रैंक केवल स्थान पे आया तो 132वां रैंक पे दोस्तों हमारा भारत का स्थान आया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा रैंक है, तो 132वां रैंक, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों सबसे लास्ट में दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार, ठीक है। यानी ऑप्शन ये राइट आंसर बिहार। यदि बात करें दोस्तों पुरुष का, तो पुरुष का भी साक्षरता दर यहाँ कम है। और यदि बात करें भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार ही है, ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है, यानी इनमें से कौन सा जलमार्ग दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है, तो NW1 जो दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। NW1 जो दोस्तों वो सबसे लंबा जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, इसकी जो लंबाई वो 1600 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है, दोस्तों इनमें से कौन सा जो तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मुंबई है वो एक प्राकृतिक पतन या फिर प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है, यानी इनमें से कौन सा कारण के कारण दोस्तों कौन सा प्रदूषण के कारण हैजा और पीलिया बीमारी होता है वो आपको बताना। 32 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के दोस्तों हैजा और पीलिया बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूएनडीपी है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो दोस्तों यूएनडीपी का जो पूरा नाम होता है वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, तो विश्व मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, दोस्तों ये टिस्को इस्पात संयंत्र है वो कौन सा राज्य में स्थित है वो आपको बताया। दोस्तों टिस्को इस्पात संयंत्र है वो झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर झारखंड। यदि बात दोस्तों झारखंड में कहाँ पे स्थित है, तो जमशेदपुर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो टिस्को है कहाँ पे स्थित है, तो जमशेदपुर में। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 में दिया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दोस्तों ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो कौन से देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया, तो रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया। ऑप्शन ये राइट है रूस। दोस्तों ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल जो कोडर्मा के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था सेट 1 उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन को कर लिए। और आप 35 को बताया जा रहा है ये कोडर्मा के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका सेट 2 है, ठीक है। सेट में आपसे क्या पूछा दोस्तों कि प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका। आपने आपको बताने दोस्तों ये जो कथन है कि प्रकृति कभी सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है, ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिए गए, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर ये विडाल डी लाब्लास, ठीक है। ये जो कथन किसके द्वारा दिए गए, तो विडाल डी लाब्लास के। दोस्तों ये जो विडाल डी लाब्लास को है वो संभववाद का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी लाब्लास। ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे, तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा आमूलवादी विचारधारा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा वाला, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। आपको इनमें से कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर इन सभी महाद्वीपों की अपेक्षा सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है
कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी आकार का है। यानी आपको पता है इनमें से कौन सा देश है जिसका जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का है। तो दोस्तों घंटी के आकार की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है दोस्तों वो घंटी के आकार का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रो अमर्त्य सेन के अनुसार देखा जाए तो विकास का सर्वाधिक जो माध्यम वो किसे माना गया, तो 5 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा स्वतंत्रता में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। जी हाँ दोस्तों, ये जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है इसकी जो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भूटान। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जनजाति के लोग ऋतु प्रवास नहीं करते। दोस्तों आपको इनमें से कौन से जो जनजाति है दोस्तों वे लोग जो है वो ऋतु प्रवास नहीं करते। ऋतु कहने का मतलब दोस्तों ऋतु का मतलब होता है मौसम, तो दोस्तों ऋतु का मतलब मौसम होता है। और प्रवास का कहने का मतलब ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति या परिवार का समूह किसी कारणवश अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं तो उसी को हम लोग प्रवास करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा जो जनजाति है वो ऋतु में प्रवास नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों ये जो भूटिया जनजाति है ये भी ऋतु के अनुसार प्रवास करते हैं। ठीक है, ये जो गुज्जर जनजाति ये भी प्रवास करते हैं, ये जो दोस्तों बकरवाल जनजाति ये भी प्रवास करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मुंडा जनजाति है जो कि झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है ये लोगों प्रवास नहीं करते। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो प्रणाली संबंधित है वो किससे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्यूपिल फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। दोस्तों ये जो ट्यूपिल फूल है इनमें से कौन सा देश में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है वो आपको बताएं। दोस्तों ट्यूपिल फूल का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है वो नीदरलैंड में होता है। ठीक है, आने ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा कि कौन सा उद्योग को जो है वो आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो लौह इस्पात उद्योग है इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि किस महाद्वीप में विश्व का संघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। आपको इनमें से कौन सा जो महाद्वीप है दोस्तों वहाँ पे जो रेलवे का जो रेल जो दोस्तों सबसे ज़्यादा विस्तारित है रेल लाइन का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों यहाँ पे रेल का जो विस्तार है वो सबसे अधिक है। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि चैनल टनल जोड़ता है। दोस्तों ये जो चैनल टनल है वो कहाँ से कहाँ जोड़ता है वो आपको बताना है। दोस्तों 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरिस से लंदन को जोड़ता है। ठीक है, पेरिस और लंदन को जोड़ता है ये जो चैनल टनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि रेशम मार्ग किसको जोड़ता है। आपको नहीं जो रेशम मार्ग है वो किसको जोड़ता है। तो दोस्तों रेशम जो मार्ग है वो चीन और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर चीन और भारत। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं। आपको पता है जो विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जो लोग हैं दोस्तों वो नगरों में निवास करते हैं। तो दोस्तों 54% जो जनसंख्या वो विश्व का जो है वो नगर में निवास करते हैं। आने ऑप्शन नंबर यहाँ पे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि वर्तमान विश्व में कितने मेगा सिटी। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने मेगा सिटी है। तो दोस्तों टोटल 31 मेगा सिटी है। ठीक है, आने ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत के अधिकांशतः मिलियन सिटी में लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्तियों में रहते हैं। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जो 25% जो जनसंख्या दोस्तों वो अवैध बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, आने ऑप्शन ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई। दोस्तों आपको बताना ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है इस नगर को किसके द्वारा बनाई गई थी वो आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। जी हाँ दोस्तों, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है उसको बनाई गई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तब राइट आंसर जो 1872 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो 1881 ईस्वी में, ठीक है। दोस्तों ये जो 1872 में जनगणना होता वो पूरी हर एक क्षेत्र में नहीं हो पाया था, तो ये संपूर्ण जनगणना नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन दोस्तों 1881 में संपूर्ण जनगणना हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण दोस्तों अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मुंबई पतन के दरबार को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मुंबई पतन के दबाव को दोस्तों कम करने के लिए कौन सा जो पतन का निर्माण किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण कराया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो दोस्तों देखिए, जो भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम की प्रसारित की बात करें तो 22 का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 1923 ईस्वी में पहली बार प्रसारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है कि कोंकण रेलवे किन दो शहरों को जोड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो कोंकण रेलवे है वो कौन सा दो शहरों को जोड़ता है, तो रोहा और मंगलोर को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ख राइट आंसर रोहा। दोस्तों यदि बात करें जो रोहा है ये कहाँ पर स्थित, तो दोस्तों रोहा जो है वो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण शहर है, और जो मंगलोर है दोस्तों ये कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग की बात करें तो NH7, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है NH7 का जो नया नाम है दोस्तों वो NH44 कर दिया है। दोस्तों यदि NH7 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको NH44 राइट आंसर कर देना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों NH7 का जो नाम बदल कर NH44 कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 में क्या पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय से हुई। तो दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण है वो हरिके बांध से हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया। दोस्तों भारत में पहली बार आधुनिक ये जो सूती मिल कहाँ पर लगाया गया था और कब लगाया गया था ये आपको बताना। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो पहली बार सूती मिल जो है वो मुंबई में लगाया था, लेकिन कब लगाया गया था दोस्तों, तो 1854 ईस्वी में, ठीक है। 1854 में पहली बार मुंबई में लगाया था सूती वस्त्र मिल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। हमने आपको बताना इनमें से कौन सा देश है दोस्तों विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है। तो दोस्तों भारत जो है वो विश्व में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा, भारत हमारा इंडिया देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो काकरापाड़ा नाभिकीय परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। हमने आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों बॉक्साइट की बात करें तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो उड़ीसा राज्य में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि नीरू कार्यक्रम किस राज्य पर शुरू हुआ था। दोस्तों ये जो नीरू मीरू कार्यक्रम है वो कौन से राज्य से शुरू हुआ, तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई, तो आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो भारत में पुरुष का मुख्य कारण क्या है, तो काम और रोजगार, ठीक है। काम और रोजगार दोस्तों भारत में पुरुष का मुख्य कारण। दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में महिलाओं का मुख्य प्रवास का क्या कारण है, तो विवाह। क्योंकि दोस्तों महिलाएं का जब विवाह होता है तो वो एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं। और यदि पुरुष की बात करें तो दोस्तों पुरुष जो है वो काम के लिए रोजगार के लिए अपने प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, तो इनका मुख्य कारण होता है, ठीक है, प्रवास का। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में सबसे बड़े भाषाई परिवार कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार की बात करें तो ये जो किरात है दोस्तों ये सबसे बड़ी भाषाई समूह है, ठीक है, परिवार है। आने ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, यानी भारत देश के अंतर्गत। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये जो पश्चिम बंगाल में है सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन
कॉफ़ी का प्रकार नहीं है। यानी आपको इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो कॉफ़ी का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो अरेबिका है ये भी एक कॉफ़ी का प्रकार है, ठीक है दोस्तों। ये जो रोबस्ता है ये भी कॉफ़ी का प्रकार है, ठीक है। ये जो लेबिरिका है दोस्तों ये भी कॉफ़ी का प्रकार है, बट ये जो नरमा है दोस्तों ये कॉफ़ी का प्रकार नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे घर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केरल के समुद्री तट में कौन सी खनिज पाई जाती है। आपको बताना है जो केरल की समुद्री तट है इसमें से कौन सा खनिज पाए जाते हैं। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर थोरियम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये जो मॉडल से कोडरमा के द्वारा जारी किया गया था उसका सेट 2 को कर लिया, ठीक है। यदि आप सेट 1 पहले क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा। आने को बताना फिर ये जो कथन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो कथन है वो कुमारी सैंपल के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कुमारी सैंपल। ये कहाँ की रहने वाली थी फ्रेंड, तो ये जो है वो यूएसए यानी अमेरिका की रहने वाली थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जो कुमारी सैंपल है ये कहाँ की थी, तो अमेरिका की, ठीक है। नियम 2 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। यानी इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या जो है वो विरल नहीं यानी जनसंख्या कम नहीं है। तो दोस्तों आटाकामा जो है ये एक कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो गर्मी काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पे भी जनसंख्या काफ़ी विरल पाए जाते। ध्रुवीय प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, तो यहाँ पे भी जनसंख्या काफ़ी कम पाए जाते। लेकिन ये जो है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पे जनसंख्या थोड़ा अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। नियम 3 में दिया गया कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। दोस्तों आपको बताइए जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष है जो कि प्रवास के कारण है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रवास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 4 में दिया गया कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, ना इनमें से कौन सा देश का जो है वो लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। और यदि बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश जो है वो लाटविया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, तो लाटविया और सबसे कम संयुक्त अरब अमीरात। और यदि बात करें भारत का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर जो है दोस्तों वो 943 महिला जो है वो भारत का जो है वो लिंगानुपात है, ठीक है। देखो 5 में दिया गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने की देन है। हमें बताइए जो मानव विकास की अवधारणा है वो इनमें से कौन से विद्वान के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों मानव विकास की अवधारणा जो फ्रेंड वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया। ये तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो ये जो है फ्रेंड वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और यदि बात करें भारत में दोस्तों जो भारत से जो है मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया, तो प्रो अमर सैन के द्वारा दोस्तों भारत से दिया गया था। तो ऑप्शन ये अगर भारत से पूछा जाएगा तो प्रो अमर सैन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं आने, और आपको पता है इनमें से कौन सा जो है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों गेहूं जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए थे ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है, बताने इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। यहाँ का साक्षरता दर कितना फ्रेंड, तो यहाँ का जो साक्षरता दर है फ्रेंड वो 92.28% है, ठीक है। और यदि बात करें कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य फ्रेंड वो राजस्थान है, ठीक। राजस्थान है दोस्तों केरल, ठीक है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यदि राज्य पूछेगा तो केरल, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। आने को 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो है वो भारत की जो जनसंख्या है वो कितना थी, तो 121.01 करोड़ जो फ्रेंड वो 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी, ठीक है। यदि बात की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है भारत में, 2011 के अनुसार जो फ्रेंड वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य था वो यूपी था, ठीक है। और यदि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो सबसे कम जो फ्रेंड वो सिक्किम था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यूपी, सबसे कम सिक्किम। नेक्स्ट 9 में दिया कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। आने को जो नई औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों नई औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो 24 जुलाई 1991 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1991।
नेक्स्ट 10 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा शहर जो फ्रेंड वो नदी के तट पर स्थित नहीं। तो दोस्तों ये जो कोलकाता है ये नदी पर स्थित है, ये आगरा भी है किसी नदी के तट पर स्थित है, पटना जो फ्रेंड ये भी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन ये जो भोपाल है फ्रेंड ये कोई भी नदी के तट पर स्थित नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन 11 में देखिए कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है, यानी इनमें से बताना कि शुष्क कृषि के अंतर्गत फ्रेंड इनमें से कौन सा फसल जो है वो नहीं बोया जाता है। तो गन्ना राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना जो फ्रेंड वो शुष्क फसल के अंतर्गत नहीं बोया जाता, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 12 में दिया गया फ्रेंड्स कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किस में है। तो दोस्तों 12 का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए कि जो हीराकुंड डैम है वो कौन सा नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा महानदी। और यदि बात करें फ्रेंड ये जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड जो डैम है वो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो आपको बताना है कि 2011 के अनुसार जो फ्रेंड वो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा पुणे। जी हाँ दोस्तों, पुणे जो है वहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक थी, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पुणे, ठीक है। नेक्स्ट 15 में देखें कि चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है, यानी आपको बताना चलवासी पशुचारण जो है वो इनमें से कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलवासी पशुचारण जो है वो इनमें से जो है वो मसाई जनजाति के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, आने वाले इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या जो केंद्रित है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो मैदानी प्रदेश में रहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मैदानी प्रदेश। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे किसी भी संसाधन का विकास करना काफ़ी ज़्यादा इन क्षेत्रों के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 में देगा कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, ना इनमें से कौन सा कारण जो है फ्रेंड वो संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ का लिंग अनुपात कम होने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, वहाँ पे जितने भी पुरुष है दोस्तों वो कार्यशील जनसंख्या के लिए किसी रोजगार पाने के किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं, तो यही दोस्तों कारण है जो कि वहाँ का लिंग अनुपात कम होने का। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। नेक्स्ट 18 में दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है वाला है, इनमें से कौन सा देश जो है वो उच्च मानव विकास वाला है। तो दोस्तों सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला देश की बात करें तो सबसे अधिक जो है वो नॉर्वे है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नॉर्वे। और यदि बात करें भारत में सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला जो राज्य फ्रेंड वो केरल है, ठीक है। यदि बात करें 2021 के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए फ्रेंड तो सबसे अधिक उच्च मानव विकास वाला जो देश है वो स्विट्जरलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट 19 में देखें कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, ना इनमें से कौन सा प्रदेश में जो फ्रेंड वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अमेजन वन। जी हाँ दोस्तों, ये जो जंगल वाला क्षेत्र है यहाँ पे कोई भी कृषि नहीं किया जाता है। ये जो अमेजन वन कहाँ पे है फ्रेंड, तो अमेजन जो वन है फ्रेंड वो ब्राजील में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया 20 में कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है। भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है। तो दोस्तों भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अगला 21 में दिए गए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का अपकर्ष या अनुकूल कारक नहीं कारक है, हालांकि इनमें से कौन सा कारक जो है फ्रेंड वो प्रवास का जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। तो महामारी जो फ्रेंड वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। रोजगार स्थिरता देखा जाए तो दोस्तों ये जो फ्रेंड ये भी प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगा। जल की अनुपलब्धता भी प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएगा, और लेकिन ये जो रोजगार है फ्रेंड ये अपकर्ष के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा रोजगार के अवसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो दोस्तों भारत का 2016 के अनुसार देखा जाए तो 131वां स्थान था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 131। नेक्स्ट वन दिया 23 में कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 में देखें
कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है ना, बताएं फिर जो आर्द्र कृषि के लिए जो फ्रेंड वो कितना वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आर्द्र कृषि के लिए जो फ्रेंड वर्षा की होती है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। और यदि बात करें शुष्क कृषि के अंदर कितना आएगा, तो शुष्क के अंतर्गत आएगा 275 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। नेक्स्ट 25 दिए गए कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भूमजल साधन है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो जाएगा गंगा नदी, ठीक है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये बात की जो गंगा नदी है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है दोस्तों वो 2525 किलोमीटर है। तो यदि भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो गंगा की। इसकी लंबाई कितनी, तो 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट 26 में दिया कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। आने को ये हरित क्रांति है इस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों हरित क्रांति का प्रयोग जो है सबसे पहली बार डॉक्टर विलियम गार्ड के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर विलियम गार्ड। नेक्स्ट 27 में दिया गया कि भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संख्या दी गई। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जनगणना में जो फ्रेंड वो कौन सा वर्ष जो है वो ऋणात्मक जनसंख्या हो गया था। तो 1921 में जो फ्रेंड वो ऋणात्मक जनसंख्या हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1921। कितना परसेंट हुआ था फ्रेंड, तो परसेंट की बात करें तो 0.31% जो फ्रेंड वो ऋणात्मक जनसंख्या हुआ था। यदि बात करें जनसंख्या विस्फोट कब हुआ था, तो दोस्तों 1971 ईस्वी में जो फ्रेंड वो जनसंख्या विस्फोट हुआ था, ठीक है। 28 में दिए कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। बना ये जो भारत में स्थानांतरित कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, झूम कृषि। और यदि बात करें ये जो रोका है तो ये रोका कहाँ पर कहा जाता है, तो रोका जो फ्रेंड वो ब्राजील में कहा जाता है, ठीक है। और रे की बात करें तो दोस्तों रे जो है फ्रेंड वो वियतनाम में कहा जाता है। 29 में दिए गए कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है ना, ये दो देशों के बीच मध्य व्यापार होता है उसे क्या कहा जाता है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 30 में दिए कि कोची पतन अवस्थित है। आने वाले जो कोची पतन है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो कोची पतन है फ्रेंड वो केरल में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स कि विश्व में व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे व्यस्त वाला व्यस्तम समुद्री मार्ग है। तो 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर मार्ग। जी हाँ दोस्तों ये जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है ये काफी ज्यादा व्यस्त समुद्री मार्ग है, ठीक है। 32 में देखिए कि पनामा नहर जोड़ती है ना, ये जो पनामा नहर है वो कहाँ से कहाँ जोड़ती है। दोस्तों पनामा नहर जो फ्रेंड वो प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर एवं अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। 33 में देखिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। आने वाले जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है। दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला 34 में दिए कि पूर्व पश्चिमी गलियारा जोड़ता है ना, बताएं ये जो पूर्व पश्चिमी गलियारा है ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलचर को पोरबंदर से। दोस्तों ये जो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। सिलचर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो सिलचर जो है वो असम में स्थित है। और जो पोरबंदर है वो गुजरात में स्थित है। और यदि उत्तर से दक्षिण बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है। 35 में देखिए कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्यों किया। ये मुंबई में सबसे पहली बार जो है सूती कारखाना की स्थापना किया गया, इसका मुख्य कारण क्या था। मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, तो संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र था, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी कारण के कारण जो वो मुंबई में जो है वो पहली सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना किया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और जैसे हर एक सब्जेक्ट का यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन का मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का और हर एक चैप्टर का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड या फिर काफी महत्वपूर्ण होने वाले। तो जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका जो पिछले बार मॉडल सेट आया था उसका जो 5 मॉडल सेट है वो इसी वीडियो में करा दिया गया 40 क्वेश्चन करके। तो यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक तो आपको कोई भी मॉडल सेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉडल सेट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करा दिया गया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आज आपको बताना फ्रेंड इनमें से कौन सा जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी सैन्य भूगोल। जी हाँ दोस्तों, सैन्य भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, ये सभी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी सी डी बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 में दिया गया कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आने आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ऑप्शन ए निर्वाचन भूगोल, बी पर्यटन भूगोल, सी है भौतिक भूगोल, या डी चिकित्सा भूगोल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ये निर्वाचन भूगोल। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 में दिया गया कि इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। ऑप्शन ए संसाधन भूगोल, बी कृषि भूगोल, सी उद्योग भूगोल, या डी ऐतिहासिक भूगोल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऐतिहासिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, ऐतिहासिक भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 में दिया गया फ्रेंड जो कि काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यानी आपको बताना है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में जो फ्रेंड वो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करती है। तो दोस्तों विश्व का 60% आबादी जो है वो सिर्फ विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में निवास करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 60%, ठीक है। नेक्स्ट 5 में दिया गया कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है। यानी आपको बताना फिर कोई भी देश है उसका वास्तविक धन क्या होता है। तो दोस्तों कोई भी देश का जो वास्तविक धन होता है वहाँ का निवासी होते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देश के निवासी, क्योंकि दोस्तों देश के निवासी जो होते हैं फ्रेंड वही लोग जो है वो देश को आगे ले जाने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा देश के निवासी, ठीक है। नेक्स्ट 6 में दिया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम से कई बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, यह कथन किसका है। आपको बताना ये जो कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, ये जो कथन है ये किसका कथन है। तो दोस्तों ये जो कथन है फ्रेंड वो जॉर्ज बी क्रेसी का है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज बी क्रेसी। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 में दिया है कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है, यानी वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन ये नदी घाटी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, नदी घाटी क्षेत्र में लोग रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 में दिया गया कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कारक है वो जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु या फिर मृदाएं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जलवायु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट 9 में दिए गए कि किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन से मिट्टी वाले प्रदेशों में जो फ्रेंड वो अधिक लोग रहते हैं, अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मृदा फ्रेंड वो जलोढ़ मृदा यानी दोमट मिट्टी। तो क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मृदा जो होता है दोमट मिट्टी वो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसके कारण वहाँ पे लोग काफी ज्यादा निवास करते हैं, वहाँ का जनसंख्या काफी अधिक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट 10 में दिया गया कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। आपको बताना है ये जो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कौन सा अवस्था में जो है वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। तो दोस्तों प्रथम अवस्था में जो फ्रेंड वो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था, क्योंकि दोस्तों उस समय ना ही अच्छी फैसिलिटी जो मेडिकल फैसिलिटी थी और ना ही अच्छा शिक्षा था। तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है प्रथम अवस्था में लोग बहुत ही अधिक मात्रा में जन्म ले रहे थे और उतना ही अधिक मात्रा में लोगों का मृत्यु हो रहा था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रथम अवस्था, ठीक है। 11 दिया गया कि विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था में आते हैं। यानी दोस्तों कोई भी विकसित देश है या फिर विकसित राष्ट्र है वो जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में आएगा। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय अवस्था। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विकसित देश है या विकसित राष्ट्र हैं वो सभी जो देश हैं वो तृतीय अवस्था में आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 में दिया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। अन्य आपको ये प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लिंगानुपात। जी हाँ दोस्तों, लिंगानुपात का जो डिफिनेशन होता है वो प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 में दिया है कि इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। आपको इनमें से कौन जो है गुणात्मक परिवर्तन जिसका मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि, विकास, ये और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वृद्धि और विकास दोनों। जी दोस्तों, वृद्धि और विकास जो है वो गुणात्मक परिवर्तन का जो मूल्य है वो सापेक्ष होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 में दिया है कि इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जिसका जीवन प्रत्याशा वहाँ के लोग सबसे अधिक दिन तक जीते हैं वो आपको बताना। दोस्तों ऑप्शन ये ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत या डी पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन
बी जापान। जी हाँ, तो जापान का जो है वो जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जापान के जीवन प्रत्याशा की बात करें फ्रेंड तो इसका जो है फ्रेंड वो 85 वर्ष है, ठीक है। औसत आयु जो है फ्रेंड यहाँ का जो है यहाँ के लोगों का 85 वर्ष है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में दिया गया कि मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया। आने वाला जो मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता है इसका जो मूल रूप उपागम है इसको कौन सा संगठन ने प्रस्तावित किया। तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जी तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 में दिया गया फ्रेंड कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इनमें से कौन सा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है। तो दोस्तों श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ फ्रेंड, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि हम देखते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 17 में देखिए कि किस क्षेत्र में क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। कौन सा क्षेत्र में जो दोस्तों कार्य करने वाले जो लोग हैं वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं उसे लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट 18 में देखिए कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। इनमें से कौन सा जो आर्थिक क्रिया है वो मानव के लिए सबसे अधिक पुराना है। ऑप्शन ए कृषि, बी है भोजन संग्रहण एवं आखेटक, ऑप्शन सी में देखिए उद्योग धंधे या डी व्यापार। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा भोजन संग्रहण एवं आखेटक। जी हाँ दोस्तों, पहले के जो लोग होते थे वो भोजन संग्रहण करने के लिए आखेटक करते थे, संग्रह करते थे, जंगल में पशुओं को मारकर भोजन करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 में देखिए कि जर्मनी के आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ। ये जर्मनी के आधुनिक भूगोल है वो कौन सी विचारधारा का विकास हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन ये प्राकृतिकवाद, ऑप्शन बी है नियतिवाद, ऑप्शन सी निश्चयवाद या डी सभी। तो दोस्तों ये जो प्राकृतिकवाद, निश्चयवाद और नियतिवाद ये तीनों एक ही था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों ये जो है वो तीनों एक ही है, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिकवाद को कभी कभी नियतिवाद भी कहा जाता है और निश्चयवाद भी कहा जाता है। और यदि पूछा जाए फ्रेंड ये जो नियतिवाद है या फिर प्राकृतिकवाद और निश्चयवाद इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जनक जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है ये जो नियतिवाद इसका जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल के। ये कहाँ के निवासी थे फ्रेंड, तो ये जर्मन के निवासी थे, ठीक है। नेक्स्ट 20 में दिया है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है। आने वाला ये जो अर्धकुंडे है इसके लेखक कौन है। दोस्तों अर्धकुंडे के जो लेखक है वो कॉल रिटर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल रिटर, ठीक है। नेक्स्ट 21 में दिया गया कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। आने वाला ये संभववाद शब्द है इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहली बार किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहला बार जो है वो फैब्रिक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें ये जो संभववाद है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो जनक है फ्रेंड वो विडाल डी ला ब्लास को कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि संभववाद का जनक किसे कहा जाता है, तो विडाल डी ला ब्लास को, ठीक है। कहाँ के ये विद्वान थे फ्रेंड, तो ये जो है वो फ्रांस के व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट 22 में दिया गया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है। आने वाला ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है इस सिद्धांत का संबंध है वो इनमें से किससे है। तो दोस्तों क्वेश्चन में 22 का जो राइट आंसर है वो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। जी चार्ल्स डार्विन से इनका संबंध है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डार्विन। कई बार चार्ल्स डार्विन लिखा रहेगा तो आपको पूरा समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट 23 में दिया है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक किन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो फ्रांसीसी भूगोलवाद का जनक जिन्हें संभववाद विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो कथन है फ्रेंड वो डी लाब्लास से संबंधित है। आदमी विडाल डी लाब्लास या फिर डी लाब्लास। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन्हें संभववाद का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 24 में दिया है कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मन के किस विद्वान द्वारा किया गया था। आने वाला ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है इसकी शुरुआत है वो जर्मन के कौन सा विद्वान के द्वारा किया गया। तो इसकी जो शुरुआत है फ्रेंड वो हमबोल्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। और ये जो हमबोल्ट है फ्रेंड वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो हमबोल्ट है फ्रेंड वो जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट 25 में दिया जो कि काफी वीआई क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिया नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है। आज पता नहीं ये जो ज्योग्राफिया नेचुरलिस्ट है फ्रेंड इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक है फ्रेंड वो बर्नार्ड वारेनियस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बरेनियस या फिर बर्नार्ड वारेनियस। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। और इनका ये जो पुस्तक है ये कब आया था, तो 1650 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो और दोस्तों ये जो वारेनियस है इन्हें द्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्वैतवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो बरेनियस, ठीक है। नेक्स्ट 96 में दिया है कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है। ये जो आधुनिक भूगोल है इसका संस्थापक किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक भूगोल का जो संस्थापक है फ्रेंड वो वान हमबोल्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमबोल्ट या फिर वान हमबोल्ट। ये कहाँ के रहने वाले थे फ्रेंड, तो ये जर्मन के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट 27 दिया गया कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल या फिर एलन सेम्पुल किस देश की थी। आने वाला है ये जो
पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे, जो कि एलन सेम्पुल। ये कौन सा देश की थी? तो दोस्तों ये अमेरिका की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों ये जो है फ्रेंड, ये फ्रेडी रेजेल के शिष्य थी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडी रेजेल की शिष्य कौन थी? तो एलन सेम्पुल, ठीक है। 1928 में दिया गया कि ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? आपको ये ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो इरेटोस्थनीज है। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा इरेटोस्थनीज। दोस्तों इन्होंने दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाएगा कि भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इरेटोस्थनीज के द्वारा, ठीक है। 1929 में दिया कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? अन्य क्वेश्चन में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत आबादी जो है वो भारत में निवास करते हैं? तो 17.7% आबादी जो है वो भारत में रहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 17.7%। नेक्स्ट 30 में दिया फ्रेंड, जो कि काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, इस सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? आने क्वेश्चन जो तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, बी है यूरोप, सी है ऑस्ट्रेलिया या बी ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या सबसे कम है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात है तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो फ्रेंड वो एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप जो फ्रेंड वो ऑस्ट्रेलिया ही। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और कितने कुल और महाद्वीपों की संख्या कितनी फ्रेंड? तो 60, ठीक है। 31 में दिया गया कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पता नहीं जो अफ्रीका महाद्वीप है इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अधिक वहाँ का जनसंख्या है? तो ऑप्शन 31 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा नाइजीरिया। जी तो नाइजीरिया का जो जनसंख्या वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 में देखिए फ्रेंड कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? आपको विषम जलवायु के कारण जो है वो सबसे कम जनसंख्या जो है यानी सबसे कम जनसंख्या कौन सा प्रदेश में लोग रहते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विषवतीय क्षेत्र। क्यों? दोस्तों विषवतीय क्षेत्र में जो वो काफी ज्यादा गर्मी होता है जिसके कारण वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि फ्रेंड मैं हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन इस चैनल के में करवा दिया हूँ और चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारा करवा दिया गया। तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। 33 में देखिए कि जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन कि जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में जो फ्रेंड वो जनसंख्या विस्फोट हुआ था? तो जनसंख्या विस्फोट जो हुआ था फ्रेंड वो द्वितीय अवस्था में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 34 में देखिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है ना दोस्तों। जनसंख्या जो वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा जलवायु प्रदेश है जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा शीतोष्ण जलवायु। जी हाँ, शीतोष्ण जलवायु में लोग काफी ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें। आपको बताना ये प्रथम अवस्था था जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार उसकी एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उसकी प्रमुख विशेषता यह था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था। क्योंकि दोस्तों प्रथम अवस्था में ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी और ना ही अच्छी मेडिकल सुविधा थी, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा जन्म लेते थे और काफी लोगों का मृत्यु होता था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च था, ठीक है। 36 में दिया गया कि जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? आपको ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसको जो है सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड जे थॉमसन या फिर थॉमसन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा थॉमसन, ठीक है। 37 में दिया गया कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड वो है घनत्व। जी दोस्तों कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या पर जनसंख्या घनत्व ही निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा घनत्व। 38 में ये कि आयुलिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है ना? ये आयुलिंग पिरामिड है, इससे जो है फ्रेंड और जनसंख्या की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो 38 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा आयु संरचना और लिंग संरचना दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा ये और भी दोनों, ठीक है। ऑप्शन का और खा दोनों। 39 में देखिए कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? आपका ये जनसंख्या पिरामिड है इसके अनुसार बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों पुरुष जनसंख्या का अधिकता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पुरुष जनसंख्या का अधिकता, ठीक है। 40 में देखा गया कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होगा, समान प्रदर्शित होगा तो उसे क्या बताता है? तो स्थिर जनसंख्या बताता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्थिर जनसंख्या। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता? अन्य आपको इनमें से किसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी चिकित्सा भूगोल। जी दोस्तों चिकित्सा भूगोल का जो अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता। इसका जो अध्ययन फ्रेंड वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है और बाकी ये जो
और ये जो कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल जो है, इसका अध्ययन जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क ख ग घ अंगा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 में दिया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। अन्य क्वेश्चन ये सैन्य भूगोल है वो मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो जो राजनीतिक भूगोल। जी हाँ दोस्तों, सैन्य भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा VVI होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव, और यदि आप नहीं जानेगा तो पता नहीं लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। इसलिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 में दिया है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आपको बताना चाहिए विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाई जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिए गए ये चारों गलत है, लेकिन राइट जो आंसर है वो होगा 7.9%। जी हाँ दोस्तों, 7.9% जनसंख्या जो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है। कभी कभी दोस्तों 7.5% रहता है, तो 7.5 या 7.9 में जो भी रहेगा आपको सही आंसर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट 4 में दिए गए कि जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो ब्राजील है वो कौन सा स्थान पे आता है। दोस्तों ब्राजील जो है वो 5वां स्थान पे आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5वां। और यदि बात करें दोस्तों पहला स्थान पे कौन आता है, तो पहला स्थान में चीन आता है, दूसरा स्थान पे भारत, तीसरा स्थान पर अमेरिका और चौथा स्थान पर इंडोनेशिया और लास्ट 5वां स्थान पर जो है वो ब्राजील आता है। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के आकार में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो फ्रेंड वो दूसरा स्थान है, पहला स्थान कौन है तो चीन है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना था कि आपका एक भी MCQ क्वेश्चन फाइनल बोर्ड में नहीं छूटे। लेकिन 5 में दिए कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारक है। आने को इनमें से जो है वो जनसंख्या वितरण को कौन सा कारण जो प्रभावित करता है। तो दोस्तों जनसंख्या वितरण को भू आकृति भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है, जल की उपलब्धता, जलवायु। यानी यहाँ पे राइट आंसर जो फ्रेंड हो ऑप्शन डी इनमें सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी है वो जनसंख्या को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि दोस्तों भू आकृति को लोग देख कर रहते हैं, वहाँ की जल उपलब्ध है कि नहीं उसके आधार पर लोग रहते हैं, और जलवायु वहाँ का कैसा है इसी के आधार पर लोगों का जनसंख्या महत्वपूर्ण करता है, ठीक है। नेक्स्ट 6 में दिया कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। आने वाला जो ईसा की पहली शताब्दी है उसमें विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों ईसा की पहली शताब्दी जो विश्व की कुल जनसंख्या थी वो 30 करोड़ से कम थी। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 30 करोड़। और यदि अभी वर्तमान समय बात करें फ्रेंड, तो अभी वर्तमान समय जो है विश्व की कुल जनसंख्या वो 700 करोड़ या फिर 7 अरब के आसपास हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितना हो गया है, तो 7 अरब या फिर 700 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट 7 में देखें कि थॉमस माल्थन्स ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था। आपको ये जो थॉमस माल्थन्स है इन्होंने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को जो फ्रेंड्स वो 1798 ईस्वी में प्रतिपादन किया था। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन बी 1798 ईस्वी, ठीक। नेक्स्ट 8 में ये फ्रेंड कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। आने वाला ये जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा जो है वो एक आर्थिक कारक है। दोस्तों खनिज जो है वो एक आर्थिक कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खनिज। बाकी यहाँ पे जो भू आकृति, जलवायु, मृदा दिया जाए ये सभी प्राकृतिक कारण है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया 9 में कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तन करने वाले कारक है। ये जो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जो है वो जनसंख्या का आकार में परिवर्तन करने वाला इनमें से कौन सा कारक है। तो प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास या इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी इनमें से सभी। जी हाँ दोस्तों, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है वो प्रवास के कारण भी होता है, अप्रवास के कारण भी होता है, वो उत्प्रवास के कारण भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 में देखिए जो कि काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम के लिए कि 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। आने वाले 2025 तक जो फ्रेंड वो अनुमान से लगाया जाए तो विश्व की जो कुल जनसंख्या वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों विश्व की जो कुल जनसंख्या वो 800 करोड़ यानी 8 अरब के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 800 करोड़, ठीक है। और यदि अभी वर्तमान समय बात करें तो वर्तमान समय जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या 700 करोड़ के आसपास है। तो ऑप्शन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 700 करोड़। नेक्स्ट 11 में दिया कि विश्व कि कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है। आने वाला विश्व में कुल कितने देशों का जो लिंगानुपात है वो प्रतिकूल है। तो दोस्तों विश्व में कुल लिंगानुपात प्रतिकूल की बात करें तो 72 देशों का जो दोस्तों वो लिंगानुपात अनुकूल है। और प्रतिकूल यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों प्रतिकूल कितना है, तो 112 देशों का जो लिंगानुपात है फ्रेंड वो प्रतिकूल है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विश्व के कितने देशों का लिंगानुपात प्रतिकूल है, तो 112, ठीक है। नेक्स्ट 12 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। आने आपको कहना कि इनमें से कौन सा देश का जो आयु लिंग पिरामिड है वो घंटी का आकार का है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है फ्रेंड वो घंटी आकार का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है। आने को आपको बताना ये जो विकसित देश है वहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी क्षेत्रक है जो सबसे कम किया जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी है द्वितीयक, सी है तृतीयक या डी चतुर्थ। तो दोस्तों विकसित जो देश होते हैं वहाँ पे प्राथमिक क्रिया जो है वो सबसे कम किया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राथमिक। और यदि विकसित देश में कौन सा क्रिया सबसे अधिक किया जाता है तो
तृतीय क्रिया किया जाता है और तृतीयक और द्वितीय क्रिया किया जाता है। जैसे जो दोस्तों भारत जो है वो विकासशील देश है, जिसमें से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप 70 से 75% जो है वो कार्यरत है। 14 में दिए गए फ्रेंड कि संकीर्ण आधार और शून्याकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 में दिया गया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। आने आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। तो दोस्तों समता जो है वो मानव विकास का स्तंभ है, सतत पोषणीयता भी है और उत्पादकता भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ये सभी जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 में दिया गया कि मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से 0.799 के बीच का स्तंभ स्तर क्या कहलाता है। आपको ये जो मानव विकास सूचकांक के अनुसार जो है ये जो स्कोर है इसके अनुसार से जो है वो कौन सा क्या कहलाता है वो आपको बताना है। दोस्तों इसके अनुसार से जो है दोस्तों इसके भी यदि किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक रहता है तो ये उच्च सूचकांक कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, उच्च सूचकांक। ठीक है दोस्तों, यदि उच्च यदि रहेगा अति उच्च, तो अति उच्च के अंतर्गत कितना आता है फ्रेंड, तो अति उच्च से अंतर्गत जो है वो 0. से यदि 800 से ऊपर रहेगा तो अति उच्च के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे 0.701 से 0.799 के बीच पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट 17 में दिए कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल हैं। ये जो उच्च मानव विकास है इसमें कितने देश शामिल है। तो दोस्तों उच्च मानव विकास में जो फ्रेंड वो कुल 53 देश शामिल है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 53। और यदि पूछेगा अति उच्च में कितने देश शामिल है फ्रेंड, तो अति उच्च में जो फ्रेंड वो 66 देश शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है। और निम्न जो फ्रेंड सबसे नीचे कितने देश शामिल है, तो सबसे निम्न स्तर में जो है वो 33 देश शामिल है। नेक्स्ट 18 में दिए गए कि मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर आने वाला, इनमें से कौन सा राज्य का जो है स्तर है भारत में सबसे अच्छा है। तो दोस्तों केरल का जो है वो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे अधिक। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरल। और दोस्तों केरल की साक्षरता दर की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल ही। तो कोई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर भारत में कौन सा राज्य का, तो केरल। ठीक है, 19 में कि इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं आने को बताने कि इनमें से कौन सा जो है वो विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर है वो ऑप्शन डी पशुपालक ग्राम। जी दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 में दिए गए कि च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है। आपको बताना ये जो च्युइंगम है फ्रेंड वो कौन सा वृक्ष से प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो च्युइंगम है फ्रेंड वो जेपोटा के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जेपोटा वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट 21 में दिए कि रेंडियर कहाँ पाया जाता है ना। ये जो रेंडियर है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो रेंडियर है वो आर्कटिक और ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उप ध्रुवीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वो रेंडियर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 22 में दिए गए कि इनमें से कौन शीतोष्ण घास मैदान का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं है, शीतोष्ण घास जो मैदान है उसका उदाहरण नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर है वो होगा मानसूनी प्रदेश। ये दोस्तों मानसूनी प्रदेश जो है वो शीतोष्ण घास का उदाहरण नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 में दिया फ्रेंड कि फजेंडा शब्द जो है फजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बगान के लिए किया जाता है। आपको ये जो फजेंडा शब्द है इसका जो प्रयोग है वो कौन सा फसल के बगान के लिए किया जाता है। तो कॉफी के बगान के लिए जो है वो फजेंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कॉफी बगान। ठीक है, नेक्स्ट 24 में दिया गया कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आपको कौन सा कृषि प्रणाली में जो है वो सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड 25 में जो कि काफी अभी है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है। आपको इनमें से कौन सा जो है कुटीर उद्योग का उदाहरण। दोस्तों कुटीर उद्योग वो जो होता है जो कि बहुत छोटे मात्रा में किया जाता है, वो घर के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन। तो पत्थर एवं मिट्टी के जो बर्तन है इनका जो निर्माण है वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 26 में देखिए कि भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। आपको बताना इनमें से भारत का कौन सा उद्योग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं। तो दोस्तों ये जो टिस्को है वो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा टिस्को। दोस्तों टिस्को जो है वो ये कंपनी कहाँ पे, तो ये कंपनी जो है ये जमशेदपुर में है और इसकी जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दिया गया 27 में कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है ना। ये संचार है वो कौन सा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। दोस्तों संचार जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तृतीय। दोस्तों तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो संचार आता है। ठीक है, लेकिन 28 में देखिए कि इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है। आपको इनमें से कौन सा क्रिया जो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। तो मत्स्य पालन या फिर परिवहन या विनिर्माण। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अनुसंधान सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है,
नेक्स्ट 29 में दिए गए कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य अध्ययन किस रूप में किया था। आने वाले ये नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है, इन्होंने विकास का अध्ययन जो है वो किस रूप में किया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, कल्याण के रूप में किया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 में दिया गया फ्रेंड कि लावा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया था। यहाँ पे तो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई, ये जो लावा है वो मुख्यतः कौन सा पर्वत में पाया था, तो दोस्तों लावा जो है वो एंडीज पर्वत में पाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एंडीज पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यूनानी शब्द मेगापोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आने को ये जो यूनानी शब्द है मेगापोलिस, इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम कौन सा विद्वान के द्वारा किया गया था, तो इसका प्रयोग जो फ्रेंड सबसे पहले जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जीन गोटमैन। ठीक है, नेक्स्ट 32 में दिया जो कि काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए कि जो गांव झील तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं कौन सा प्रतिरूप कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये फ्रेंड कि कोई भी गांव जो है वो झील या फिर तालाबों के किनारे जो विकसित हो जाते हैं उस बस्ती को क्या कहा जाता है, कौन सा प्रतिरूप से जाना जाता है, तो दोस्तों उससे वीरताकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो ऑप्शन ये है करेक्ट आंसर होगा, वीरताकार प्रतिरूप। ठीक है, नेक्स्ट 33 में दिए कि भारत के कौन सा नगरीय क्षेत्र में छावनी बोर्ड स्थित नहीं है। आने वाला भारत का कौन सा नगरीय क्षेत्र है जहाँ पे छावनी बोर्ड स्थित नहीं, तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा रांची। जी हाँ दोस्तों, रांची में जो है वो छावनी बोर्ड स्थित नहीं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 में दिए कि इनमें से कौन नियोजित नगर का उदाहरण है। आपको पता है इनमें से कौन सा जो है वो नियोजित नगर का उदाहरण, दोस्तों कैनबरा जो फ्रेंड वो नियोजित नगर का उदाहरण। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कैनबरा फ्रेंड नियोजित नगर कहने का मतलब ये कि जो शहर पूरी तरह से विकसित है, वहाँ पे हर एक फैसिलिटी उपलब्ध है, उसी को नियोजित शहर कहा जाता है। तो कैनबरा जो फ्रेंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वो काफी ज्यादा विकसित शहर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 में दिए गए कि मर्काटो विकसित बाजार किस महादेश में स्थित है। आपको पता है ये जो मर्काटो विकसित बाजार है वो कौन सा महादेश में स्थित है, दोस्तों ये जो मर्काटो है वो एशिया महादेश में स्थित है। तो आपसे ये यहाँ पे राइट आंसर होगा एशिया। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप ही है। ठीक है, नेक्स्ट 36 में दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा नगर की योजना किसने बनाई थी। आज आपको बताया ये जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है इस नगर को किसके द्वारा बनाया गया था, तो इस नगर को जो है वो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। ठीक है, नेक्स्ट 37 दे जो कि काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि शिकागो शहर किस देश में स्थित है। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है, ये जो शिकागो है वो कौन सा देश में स्थित है, तो दोस्तों ये जो शिकागो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नियम 38 में दिया कि इनमें से कौन एक द्वितीय क्रिया का उदाहरण नहीं। आने वाला है इनमें से कौन सा जो है वो एक द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं। तो दोस्तों मछली पकड़ना जो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, मछली पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट 29 में दिया गया कि इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है। हमने बताया इनमें से कौन सा जो है वो एक सांस्कृतिक नगर है। दोस्तों इनमें से जो सांस्कृतिक नगर की बात करें तो प्रयागराज जो फ्रेंड वो एक सांस्कृतिक नगर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का जो पुराना नाम था फ्रेंड वो प्रयागराज था। ठीक है, नेक्स्ट 40 में देख रहे हैं कि आमूलवादी विचारधारा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन 40 का राइट आंसर फ्रेंड वो जो ऑप्शन ये मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है। आपको ये जो कथन है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका। तो दोस्तों ये जो कथन है वो एलन सैंपल का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, एलन सैंपल। ये कहाँ की रहने वाली थी फ्रेंड, तो ये अमेरिका की रहने वाली थी। और दोस्तों ये जो है वो फ्रेडरिक रेजेल की शिष्य थी। ठीक है, नेक्स्ट 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी आपको इनमें से कौन सा है जिससे हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों यात्रियों का विवरण, इससे भी हमें कई सूचना प्राप्त होती है। प्राचीन मानचित्र को जब देखते फिर तो इससे भी हमें कई जानकारी मिलती। प्राचीन महाकाव्य से भी जानकारी मिलती। लेकिन ये चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हैं, इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, नेक्स्ट 3 में दिया गया जो कि काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि रुको और जाओ नीचेवाद का दूसरा नाम क्या है। आपको ये जो रुको और जाओ है इसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों रुको और जाओ को जो है वो नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है, नव निश्चयवाद। दोस्तों रुको और जाओ के ये जो है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया। और दोस्तों नव निश्चयवाद का जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर को ही कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि रुको और जाओ किसके द्वारा दिया गया था, तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, और नव निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 में दिया कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा। काफी अभी भी एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी देश की बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर रूस। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों भारत जो है वो दूसरा स्थान पर है। भारत की जनसंख्या कितनी फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की जो कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़, अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास हो गया है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो रूस है। ठीक है, नेक्स्ट 5 में दिया गया कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। आपने को विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कौन सा महाद्वीप में निवास करती है। तो दोस्तों विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट 6 में दिया गया कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है, यानी विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर 10% भूमि पर। जी हाँ दोस्तों, विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो मात्र 10% भू स्थल पर निवास करती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो फ्रेंड वो भारत की जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, तो ऑप्शन सी राइट है 121 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो फ्रेंड वो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, और पहला स्थान पे कौन है, तो पहला चीन था, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय जो फ्रेंड वो अभी भारत की कुल जनसंख्या वो 140 करोड़ के आसपास हो गया है। देखो 8 में ये कि इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महामारी। जी हाँ दोस्तों, महामारी जो है वो प्रवास का जो है वो प्रतिकर्ष कारक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा महामारियाँ, ठीक है। 9 में देगा कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं, आज आपको इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट आंसर है वो अनुकूल जलवायु। जी अनुकूल जलवायु जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुकूल जलवायु। अपकर्ष और प्रतिकर्ष से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपकर्ष इनमें से कौन अपकर्ष कारक नहीं, प्रतिकर्ष कारक नहीं, तो दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत जो लोग जो है अपने बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं उससे अपकर्ष कारक के अंतर्गत है, और प्रतिकर्ष में जो फ्रेंड मजबूरी में बेरोजगारी के कारण जो अपने घर छोड़ते हैं वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नंबर 10 में दिया कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा, काफी ज्यादा भी क्वेश्चन कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 6 अरब से 7 अरब होने में कितना वर्ष का समय लगा था, तो दोस्तों 12 वर्ष का समय लगा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट वन 11 दिया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कौन सा महाद्वीप का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो अफ्रीका महाद्वीप का है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछेगा तो एशिया राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि पूछा है तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, आज आपको इनमें से कौन सा जो है वो एक तथ्य सही नहीं, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है, यानी दोस्तों ये जो कथन है ये गलत है कि 5 वर्ष से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या का जो है वो 100 साल यानी समय लगा था, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 13 में दिए फ्रेंड्स कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है, ना विश्व की जो औसत लिंग अनुपात है फ्रेंड वो प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर 102 पुरुष, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 40 में दिए कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है, ना ये जो नाइजीरिया देश है इसका आयु लिंग पिरामिड जो है वो किस आकृति का है, तो दोस्तों नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। अगला 15 में दिया गया कि भारत जो है वर्तमान समय में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में आता है, दोस्तों भारत जो है अभी वर्तमान समय जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में आता है, दोस्तों भारत जो फ्रेंड वो वर्तमान समय जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा द्वितीय अवस्था। हेलो 60 में दिया गया कि दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो जो दार्जिलिंग है फ्रेंड वो इनमें से कौन सा फसल के उत्पादन के लिए फेमस है, दोस्तों दार्जिलिंग जो है वो चाय के फसल के उत्पादन के लिए काफी ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चाय। अगला क्वेश्चन 70 में दिया जो कि काफी ज़्यादा भी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है, इनमें से कौन सा देश का जो है वो यानी मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे अधिक है, तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है वो नॉर्वे का सबसे अधिक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर नॉर्वे, ठीक है। 18 में देखिए कि मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है, यानी जो मछली पकड़ना है वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों मछली पकड़ना जो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता था, ऑप्शन ये राइट आंसर प्राथमिक क्रिया, ठीक है। निकल 19 में देखिए कि इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता है, यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो है तो जलवासी पशुचारण नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो होगा मानसूनी क्षेत्र, जी हाँ, तो मानसूनी क्षेत्र में जो फ्रेंड वो जलवासी पशुचारण नहीं होता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 में देखिए कि मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ना ये जो मैक्सिको देश है यहाँ पे ये जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मैक्सिको में जो है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि को जो है वो मिल्पा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर मिल्पा। अगला 21 में दिया गया कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों रबर जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रबर। अगला 22 में दिया कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है, आने को ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो इनमें से कौन सा इसका उदाहरण है, तो जैसे 22 का जो राइट आंसर है वो जगह गेहूँ, जी हाँ दोस्तों गेहूँ जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है गेहूँ। अगला 23 में देखिए कि उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि
क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है ना, वो ये जो उत्तरी अमेरिका में ये जो विस्तृत अनाज कृषि है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर अमेरिका में जो फ्रेंड इसे प्रेयरी कहा जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा प्रेयरी, ठीक है। 24 में दिया है कि न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है ना, ये जो न्यूजीलैंड फ्रेंड यहाँ पे जो ये जो कैटरबरी का जो मैदान है वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है? तो दोस्तों वहाँ पर जो है वो विस्तृत वाणिज्य कृषि किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 में फ्रेंड जो कि काफी अभी भी आया क्वेश्चन कि अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? दोस्तों यहाँ पे जितने भी खट्टे फल होते हैं फ्रेंड उनका जो कृषि है वो हमेशा ये जो समुद्र के किनारे किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जी हाँ, तो अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन 26 में दिया गया कि रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है ना, ये जो रसदार फलों का उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो है भूमध्य कृषि, जी हाँ, तो भूमध्य कृषि में जितने भी फसल किए हैं वहाँ वो जो सभी कृषि हैं वो रसदार फल होते हैं, ठीक है। 27 में देखे कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड्स कि ये जो सहकारी कृषि सबसे अधिक फसल किस महाद्वीप में होता है? तो सबसे सहकारी कृषि का जो फसल सबसे अधिक कौन सा महाद्वीप में होता है? तो सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप में होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप। अगला 28 में दिया है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अविकसित देश, जी दोस्तों अविकसित देश जो है वो प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में काफी ज्यादा पिछड़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अविकसित देश। अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो जैसे 29 का जो राइट आंसर है वो जो रोपण कृषि, जी हाँ, तो रोपण कृषि का जो फ्रेंड जो विकास है फ्रेंड वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यूरोपीय कृषि रोपण कृषि, ठीक है। आइटम 30 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? यानी इनमें से कौन सा प्रदेश है जो फ्रेंड वो विस्तृत अनाज कृषि नहीं किया जाता? तो 30 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राजील के अमेजन बेसिन में जो फ्रेंड वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का उत्पादन नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्र, ठीक है। आइटम 31 में दिया है कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। आइटम 32 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? यानी आपको मैं इनमें से कौन सा जो है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों एकल कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मिश्रित कृषि। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एमसीक्यू काफी ज्यादा VBI होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 में कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? यानी आपका इनमें से कौन से जो है वो एक खनिज आधारित उद्योग है? तो दोस्तों लौह उद्योग इस्पात जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है लौह इस्पात, ठीक है। अगला 34 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? यानी इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो श्रम आधारित पर उद्योग है? तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो कुटीर उद्योग, जी कुटीर उद्योग में जो है वो श्रम आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 में दिया है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? आप आपको बताएं इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है? दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सूती वस्त्र, जी हाँ, तो सूती वस्त्र जो है वो कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कृषि सूती वस्त्र। अगला 36 में है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? यानी कि इनमें से कौन सा वन जो है वो कौन सा वन आधारित उद्योग है? तो दोस्तों कागज उद्योग जो फ्रेंड वो वन आधारित उद्योग है, क्योंकि दोस्तों कागज का जो निर्माण है वो पेड़ों के काट कर जो फ्रेंड वो कागज को बनाया जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 37 में कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? अब आपको पता नहीं इनमें से कौन सा जो है वो एक पशु आधारित उद्योग है? तो दोस्तों चमड़ा उद्योग जो है वो पशु उद्योग है, ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर है चमड़ा उद्योग। 38 में देखा कि नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया? अन्य को ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर वो नगरीय क्षेत्रों में जो फ्रेंड वो कितना जनसंख्या होगा तो उसे नगरीय क्षेत्र बोला जाएगा। तो 205,000 जब जनसंख्या हो जाएगा तो वो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट होगा 5,000। आइटम 39 में दिया कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन सा जो है वो व्यापारिक नगर के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मुंबई जो फ्रेंड वो एक व्यापारिक नगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मुंबई। आइटम 40 में दिया कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी या नहर के किनारे होती है? यानी इनमें से कौन सा जो बस्ती का निर्माण जो फ्रेंड वो सड़क नदी या फिर नहर के किनारे किया जाता है? तो दोस्तों रेखीय राइट आंसर रेखीय प्रतिरूप, जी तो रेखीय प्रतिरूप के अंदर जो है वो सड़क नदी का जो निर्माण है वो एक सीधी लाइन में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है
कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अतिरिक्त अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया। आज आपको बताना है ये जो कथन है वो किसका है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो विडाल डी लाब्लास का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, विडाल डी लाब्लास। फ्रेंड्स, आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 में दिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। आपको बताना इनमें से कौन सा जो कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो जो ऑप्शन डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भूगोल का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 में दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्यायो क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जो ऑप्शन बी, प्रौद्योगिकी। जी हाँ दोस्तों, प्रौद्योगिकी जो है फ्रेंड वो लोगों और पर्यावरण के बीच एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड इसलिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले थे। प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट 4 में दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय विभेदन, बी मात्रात्मक क्रांति, सी स्थानिक संगठन, या डी अन्वेषण और विवरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो जो ऑप्शन बी, मात्रात्मक क्रांति। जी हाँ, तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल का उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 में देखिए कि भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। यानी आपको पता नहीं जो भारत हमारा देश है इसके अनुसार 2001 से 2011 के अनुसार के बीच में जो फ्रेंड वो जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है। तो 18.15 करोड़ जो फ्रेंड वो जनसंख्या में वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 18.15 करोड़। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारक नहीं। कई बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड, इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है और कौन अपकर्ष कारक है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष हम लोग सबसे पहले समझ। अपकर्ष में होता है फ्रेंड कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार जब अपनी बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं तो वो अपकर्ष के अंतर्गत आते हैं। और प्रतिकर्ष में दोस्तों जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो मजबूरी में अपना घर छोड़ता है, जैसे बेरोजगारी के कारण, फिर कोई भी आपदा आ गया तो उसके कारण जो छोड़ता है तो वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन प्रवास प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में 6 जो राइट आंसर है वो अनुकूल जलवायु। जी हाँ, अनुकूल जलवायु जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 में देखिए कि इनमें से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का जो है वो अपकर्ष कारक नहीं। तो अपकर्ष मतलब आकर्षित होकर लोग आते फ्रेंड बेहतर जीवन जीने के लिए। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर है वो जगह ऑप्शन डी, महामारी। जी हाँ दोस्तों, महामारी जो है वो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। बाकी यहाँ पे जो बेहतर अवसर है, शांति स्थापत्य, जीवन संपत्ति, ये सभी अपकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 8 में देखिए कि विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ। यानी आपको बताना है विश्व में जो है वो कृषि यानी एग्रीकल्चर का जो है वो प्रारंभ कब से हुआ। तो दोस्तों विश्व में एग्रीकल्चर का जो प्रारंभ है वो 8000 से लेकर के 12000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 9 में दिए गए कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। काफी ज़्यादा भी है क्वेश्चन में। 2011 की जो जनगणना हुआ था उस समय झारखंड की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी। तो दोस्तों उस समय जो झारखंड की कुल जनसंख्या थी 3.29 करोड़ थी। तो ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो गया, 3.29 करोड़, 3 करोड़ 29 लाख। ठीक है, नेक्स्ट 10 में दिए गए कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। आपको पता है ये जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो कितने अवस्था वाले मॉडल को व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 3, प्रथम अवस्था, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 देखिए कि थॉमस माल्थन्स के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार होती है। यानी आपको ये थॉमस माल्थन्स है इनके सिद्धांत के अनुसार जो है वो उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो इनके अनुसार जो उत्पादन जो वृद्धि है वो अंकगणितीय रूप में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर अंकगणितीय। नेक्स्ट 12 में दिए कि विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है। यानी विश्व में जो है वो न्यूनतम लिंगानुपात जो है यानी सबसे कम लिंगानुपात इनमें से कौन सा देश का है वो आपको बताना। दोस्तों विश्व में सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है फ्रेंड वो संयुक्त अरब अमीरात का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 13 में दिए गए कि निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है। यानी आपको जो संयुक्त राज्य अमीरात जो देश है इसका जो लिंगानुपात है कम है वो कौन से कारण से है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात जो कम होने का सबसे मुख्य कारण है वो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है। दोस्तों वहाँ पे जितने भी पुरुष होते हैं वे सभी लोग जो है काम के लिए, रोजगार के लिए कई दूसरे देश चले जाते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है पुरुषों की। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 में देखिए कि मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित। काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए कि जो मानव विकास सूचकांक है इसमें जो स्कोर है वो कितना से कितना के बीच होता है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 0 से 1। ठीक है, नेक्स्ट 15 में ये कि निम्नलिखित में से
विकास के संदर्भ में सही है। आने वाला इनमें से कौन सा जो है वो विकास के संदर्भ में सही है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। तो दोस्तों विकास और वृद्धि में काफी ज़्यादा अंतर डिफरेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो विकास का पूछ रहा है तो राइट आंसर जो फ्रेंड वो हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी यहाँ पे राइट आंसर गुण में धनात्मक परिवर्तन, जो कि विकास के अंतर्गत आता है। नियम 16 में दिया गया कि किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी आपको बताना इनमें से कौन सा कृषि प्रणाली में जो है वो निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि। जी हाँ दोस्तों, आदिकालीन निर्वाह जो कृषि होते हैं इसमें निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीने में होगा और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव में यदि 40 में 40 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करते जाना, जो कि चैनल के प्ले लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर और बहुत सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 17 में कि झूमिंग या फिर झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी बताओ ये जो झूम है, झूम कृषि जो है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों झूम कृषि जो फ्रेंड वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट 18 में देखिए कि गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? इनमें से गहन निर्वाह जो कृषि है इनमें से कौन सा जो फसल है वो उसका मुख्य फसल है? तो दोस्तों गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो आता है फ्रेंड वो चावल आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चावल। ठीक है, नेक्स्ट 19 में देखिए कि निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? आपको इनमें से कौन सा कृषि जो है कृषि जो है वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं। तो दोस्तों चावल जो फ्रेंड वो रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चावल। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया 20 में फ्रेंड्स कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है? अगर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है तो इनमें से कौन सा फसल आता है विस्तृत अनाज कृषि के अंतर्गत? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो जाएगा गेहूं। जी हाँ दोस्तों, गेहूं जो है वो विस्तृत कृषि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 में दिया गया है कि कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ये जो कंबाइन क्रू मशीन है इसका प्रयोग जो है वो इनमें से कौन सा कार्य के लिए किया जाता है? कृषि में, उद्योग में, यातायात में या फिर व्यापार में? तो दोस्तों ये जो मशीन है इसका जो प्रयोग है फ्रेंड वो कृषि में किया जाता है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा कृषि। लेकिन 22 में दिया गया कि डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम से लिए। ये डाउन्स का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है? तो दोस्तों डाउन्स का जो मैदान है फ्रेंड्स वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट 30 में 26 में दिए 23 में दिया फ्रेंड कि प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है? ये जो प्रेयरी का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है? तो दोस्तों प्रेयरी का जो मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट 24 में दिए कि वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये जो वेल्ड का मैदान है वो इनमें से कौन सा देश में स्थित है? तो दोस्तों वेल्ड का जो मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट 25 में दिया गया कि किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? आपको इनमें से कौन सा कृषि में जो फ्रेंड वो फसल उत्पादन और पशुपालन को दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर है वो जो मिश्रित कृषि। जी हाँ, तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत जो है वो फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 26 में दिया कि वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? आपको ये वाणिज्य जो फ्रेंड वो डेयरी कृषि है वो इनमें से कौन इसका प्रमुख क्षेत्र है? तो 26 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जो है वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में देखें कि किस फल को सुखाकर मुनका एवं किशमिश बनाया जाता है? काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, कौन सा फसल को सुखाकर जो फ्रेंड वो मुनका एवं किशमिश को बनाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर को जो सुखाकर फ्रेंड वो मुनका एवं किशमिश को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अंगूर। ठीक है, नेक्स्ट 28 में देखिए कि सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? आना वो ये सहकारी आंदोलन है इसको जो फ्रेंड वो सफलता सबसे अधिक कौन सा देश में मिला है? तो सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता जो फ्रेंड वो डेनमार्क में मिला है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा डेनमार्क। नेक्स्ट 29 में देखिए फ्रेंड कि खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? आने को ये खनन का विकास है वो खनन का जो वास्तविक विकास है वो कौन सा क्रांति के समय हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के समय जो फ्रेंड वो खनन का काफी ज्यादा विकास हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति। अलग 30 में दे जो कि काफी आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? आने वाला ये जो झारखंड राज्य हमारा जो फ्रेंड इसमें जो भारत का है वो कुल खनिजों का कितना प्रतिशत उत्पादन जो है वो सिर्फ झारखंड राज्य में होता है। तो 40% जो फ्रेंड वो खनिज का जो उत्पादन है वो झारखंड से किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 40%। ठीक है, नेक्स्ट 31 में देखिए कि औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? आपको ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ था उस समय जो है फ्रेंड वो उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वो जो जल विद्युत जो है फ्रेंड वो काफी
शक्ति का प्रमुख साधन था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, जल विद्युत। नेक्स्ट 32 में दिया गया कि इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है, आना होगा इनमें से कौन सा जो है वो एक पेय पदार्थ नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ये चाय, बी है कॉफी, सी है कोकोवा या ऑप्शन डी तारपीन। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर तारपीन, जो कि एक पेय पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में दिया गया कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है, आना होगा ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पे कौन सा फसल की बागान पाई जाती है। तो दोस्तों तमिलनाडु में जो फ्रेंड वो चाय का बागान पाया जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा चाय, ठीक है। नेक्स्ट 34 में देखिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, आपको ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें कौन से प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर है वो जो सार्वजनिक, जी हाँ सार्वजनिक उद्यम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में दिया गया फ्रेंड्स कि जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है ना। ये जो जर्मनी देश है, जर्मनी के ये जो रूर क्षेत्र है फ्रेंड, यहाँ पे पाए जाने वाले जो कोयले के आधार पर कौन सा उद्योग का व्यापक विकास हुआ है। तो 35 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा इस्पात। जी तो इस्पात का जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है इस्पात उद्योग का। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 में दिया है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, ना ये सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो सिलिकॉन घाटी है फ्रेंड वो फ्रांसिस्को में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है फ्रांसिस्को। आर्टिकल 37 में दिया है कि निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है, ना ये निर्माण क्रियाओं में दोस्तों नवीनतम पीढ़ी है वो किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है वो प्रौद्योगिकी जो है वो नवीनतम पीढ़ी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट 38 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, ना इनमें से कौन सा जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो उत्पादन का स्वामित्व है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। तो दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फ्रेंड वो उत्पादन के स्वामित्व का जो फ्रेंड वो किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा पूंजीवादी, ठीक है। नेक्स्ट 39 में दिया गया है कि भारत में 2091 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जन घनत्व निर्धारित किया गया है। भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार जो है वो नगरीय बस्ती में कितना जनसंख्या घनत्व को निर्धारित किया गया। तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 400 व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट 40 में देखिए कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। दोस्तों विश्व की नगरों में बात करें तो 60% जो जनसंख्या है वो नगर में निवास करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 60%। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों इस तरह और भी क्लास 12 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू